जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री परवीन सिंह कुशवाहा जी, कृपया आप आए। परवीन भैया जिंदाबाद, परवीन भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस कार्यक्रम के कन्वेनर आदरणीय राजकुमार भगत जी, जो नवगछिया से हैं। यूथ कांग्रेस के ज़माने में वो कोऑर्डिनेटर थे कांग्रेस के। युवा समन्वयक जो आदरणीय शंभुदयाल खेतान जी के इलाके में कैंप लगा था पीरपैती में, वहीं ये समन्वयक बने थे, वहीं ट्रेनिंग लिए थे। सही है ना? तो उस जमाने से लेकर आज तक के लोग इस मंच पर उपस्थित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस उम्मीद के साथ हमको यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हम 2 कदम चल सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमको, आपको, सबको यह समझना जरूरी होगा कि कांग्रेस कमजोर हुई क्यों। मंच पर बैठे हुए सब लोग का नाम नहीं लिए, हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि टाइम ही निकलता जाएगा। इससे भी हमको भी बहुत हड़बड़ी था। हम चाहते थे हमको आधा घंटा 1 घंटा मौका मिले बोलने का। अभी अध्यक्ष बने, अब ये मौका देना बंद कर तो हम चाहते हैं कि हमको कम से कम बोलने का मौका मिले, लोग हमको सुने एक बार, कम से कम पहली बार तो सुने। तो इस उद्देश्य से सबको हम पीछे से बुलाते हैं। मनोज झा जी जो खड़े हैं, आ जाइए, कुर्सी है खाली, बैठ जाइए। सब लोग आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कांग्रेस कमजोर हुई क्यों? कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया? आप आजादी के बाद से सत्ता में आते ही कांग्रेस ने दलितों के आरक्षण की बात की। दलितों के लिए पीठ पर कोड़े खाने वाले जो मंदिर घुसने के लिए देवघर के मंदिर में प्रवेश नहीं था, किसको कोड़ा लगा था? आप लोग को याद है कि नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग जो यहाँ नेतागिरी करते हैं मंच पर बैठे हैं और सामने प्रसाल में है, उनको जरूर याद होगा कि बाबू कृष्ण सिंह अपने पीठ पर कोड़ा खाए थे और मंदिरों में घुसने का परमिशन बाबू श्री कृष्ण सिंह ने दिलवाया था। तो आप सोचिए कि कांग्रेस के लोगों ने कौन सा काम नहीं किया आज़ादी के बाद से। आज उस दलितों की हालत क्या है? वह वर्ग आज हमसे दूर है, भले ही दूर है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? उसको सुधार की ओर ले जाया जा रहा है। जो आरक्षण हम लोगों ने लागू किया, क्या हम राजनीतिक लाभ के लिए लागू किए थे? अगर ऐसा होता तो वो हमारे साथ होते। अगर ऐसा होता तो आज हमारा वो वोट बैंक होता। जिस वोट बैंक की बात ये लोग करते हैं, सच्चर कमीशन को किसने लाया? सच्चर कमीशन को किसने लाया? उसको लागू किसने करना शुरू किया? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। जब उनकी हालत, अल्पसंख्यकों की हालत सामने आ गई, लोग देश भर के लोग उनकी दशा को देखकर उनके हालत में सुधार की मांग करने लगे। और जब सुधार की शुरुआत सरकार ने की तो उनके विरुद्ध बिल्कुल गोलबंदी की गई, ध्रुवीकरण किया गया, सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाया गया, देश को 2 भागों में विभक्त किया गया, समाज को 2 भागों में विभक्त किया गया। हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो कांग्रेस ने इस समाज के लिए एक रूपता के साथ नहीं किया? सर्वधर्म समभाव की बात सिर्फ कांग्रेस ने की। ओबीसी आरक्षण, बीपी मंडल कमीशन है, उसको किसने लाया? उसको लाने वाले कौन थे? चंद क्षणों के लिए, तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए बीपी सिंह ने उसको विध्वंसक तरीके से समाज में लागू कर दिया और समाज को उस समय भी दो फाड़ कर दिया गया। समाज को विभक्त करने वाले ये लोग सिर्फ सत्ता के गुलाम हैं, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए हथकंडे का सहारा लेते हैं। आज जब राहुल गांधी जी ओबीसी करने लगे तो ये लोग अब क्या परेशान हो गए हैं। राहुल जी जब कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब से ये कहने लगे तमाम लोग जो है समझाने लगे कि नहीं ये तो जो है गलत है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है वो देखिए क्या करती है, जो सत्ता में है, जो सरकारी पार्टी है, वो यूजीसी बिल ले आती है। किसके लिए लाती है? और ये सब लगातार जितने कामों को हमने गिनाया है उसको लागू करने वाले लोग कांग्रेस में कौन थे? उसको लागू करने वाले यहाँ बैठे यही सुरेश मोहन झा जी थे, यही सुनील तिवारी जी थे, यही जो है अशोक ठाकुर जी थे। इन्हीं लोगों ने समाज को ऐसी दिशा दी, दशा दी।
और आज जब कांग्रेस कमजोर होती गई तो सबसे पहले यही लोग छोड़कर चले गए। आज जरूरत है हमारे समाज को एक रूपता में लाने की। फिर से कांग्रेस के दिनों को आप लोग याद करते होइएगा। आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या करती है, उसका सबसे बड़ा समर्थक वर्ग कौन था? जो व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी है, आज वो किस हाल में है? जो व्यापारी वर्ग है, जो बनिया समाज है, जो धंधा पानी करता है, छोटा छोटा रोजगार जिसका है, उसकी हालत क्या है? आज सबसे ज्यादा दुखी जो उसके सबसे बड़े समर्थक थे वो है। आपको मैं यह समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर से किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, उसने सब वर्ग के लिए समान भाव से काम किया। तमाम हमारे बड़े नेता, आप जिनका भी नाम ले लीजिए, आप किसी को नहीं पाएंगे कि किसी भ्रष्टाचार में उन पर आरोप लगा और भ्रष्टाचार साबित हुआ और वो पद पर रहे। लेकिन इनके यहाँ क्या है? नोटों की गद्दी बिछाकर सोने वाले भी मंत्री होते हैं। नोटों की गद्दी जिनके घर से निकला बेड के नीचे से, वो आज मंत्री हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो जितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है उसको उतनी बड़ी सत्ता में कुर्सी दी जाती है। आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप अगर यह नहीं सुनेंगे तो यह कैसे समझेंगे कि कांग्रेस ने क्या कमी की आप लोगों के लिए? कांग्रेस ने सिर्फ जोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि एमवाय हमारा है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि लव कुश हमारा है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। कांग्रेस की ये गलती है। कांग्रेस भी अगर चाहती तो ऐसे हथकंडे अपनाकर सत्तासीन हो सकती थी। और अगर सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर धार्मिक उन्माद ही फैलाने से सत्ता हासिल होने वाली रहती, अगर होती सत्ता हासिल होती तो कांग्रेस भी वही उन्मादित करती लोगों को। कितनी आबादी है, कितनी आबादी है उनके जिनके खिलाफ हमारे कानों में भरे जाते हैं। कितनी आबादी है उनकी जिनके खिलाफ हमारे समाज को विभक्त किया जाता है और उनको डराया जाता है कि इस कौम से तुम्हारे समाज को खतरा है, पूरे देश को खतरा है। ये बोलने और समझाने वाले ये सत्ताधारी दल के लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्मादित करके लोगों का वोट तो ले लेते हैं, मगर क्या आज जब गैस नहीं मिल रहा है तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? ईरान में लड़ाई हो रही है तो क्या उसका असर सिर्फ मुसलमानों पे हो रहा है कि यह जो 80% हिंदू आबादी है 85% उन पर भी हो रहा है? जब आग लगेगी आपके समाज में, घरों में, तो क्या उसके जद में सिर्फ मुसलमान आते हैं? मुसलमानों का घर आता है या हिंदुओं का घर भी आता है? हम इस मंच से आज पहली बार हमको अध्यक्ष बनाकर भेजा गया है। हम पूरे तन्मयता के साथ कांग्रेस पार्टी का भला करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और यह विश्वास हम पर जो जताया गया है, हम इसके लिए आला कमान को धन्यवाद देते हैं। मगर साथ ही साथ हम ये बताते हैं कि यह इन बातों को लोगों तक कैसे ले जाएंगे, हम कैसे लोगों को यह समझाएंगे कि हमारी पार्टी आप लोगों के लिए काम करती है, सब लोगों के लिए काम करती है और सामाजिक सद्भाव के लिए काम करती है, सामाजिक एकरूपता के लिए काम करती है। अगर हम खाली इस मंच से बोलते रह जाएंगे, आप अगर पीछे खड़े रह जाएंगे और भोजन का इंतजार करेंगे तो हम कभी नहीं जो है पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, कभी हमारी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। आज हमारे जो 18 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, क्या वो इन बातों को समझेंगे कि कांग्रेस ने क्या कुर्बानियां दी है? आज़ादी के ज़माने में कुर्बानियां देने वाले सिर्फ कांग्रेस से लोग क्यों हैं? एक भी कोई फहरिस्त बीजेपी और इस सत्ताधारी पार्टी के लोगों के पास है जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हो, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले योद्धा हो? आज जो कुछ भी किया गया है भारत के अंदर वो करने वाले कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं। इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा, आपको, हमको, हम सबको। और जब तक आप हम सब मिलकर एक साथ एक स्वर में नहीं इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अलग अलग जगहों से आए हैं, हमने बुलवाया है, हमारे साथियों ने बुलवाया है, सबने कोशिश किया है, पैरवी किया है कि आप आइए 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, मगर उसका उद्देश्य क्या है? क्यों बुलाते हैं? हम बुलाते हैं कि आप इन बातों को सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि आज ये गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जो सीओ यहाँ आपका है, आपका मोटेशन कराने जाते हैं तो क्या कहता है? मोटेशन लेता है, कोई करता है? 21 दिन में मोटेशन किसी का हुआ है यहाँ पे? ये 21 दिन में मोटेशन कर दिया,
तो ऐसी भ्रष्ट सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक एक कट्ठे के लिए 1-1 लाख रुपया भी मांगता है मोटेशन के लिए सीओ, और ऐसे भ्रष्ट सरकार से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसको उखाड़ के फेंकने के लिए आपको तैयारी करनी होगी, कमर कसना होगा, आम आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा। हम एक पर्चा आपके पास पहुंचाए हैं। हम जानते हैं कि आज हम कमज़ोर हैं, हमारी पार्टी कमज़ोर है। सब लोग यहाँ बैठे मंच से सब एक स्वर में कहते हैं कि परवीन आया तो मजबूत हो जाएगा। मेरे पास क्या जादू की छड़ी है? हम मजबूत कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे। इतनी उम्मीदों को बढ़ाया जाना अच्छा नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस उम्मीद पर खड़ा उतरे, इसके लिए हमको दिन रात भी एक करें तो शायद पूरा करना नामुमकिन होगा। तब तक जब तक कि आप सबका साथ, एक आप सबका हाथ हमारे हाथ के साथ ना हो, जब तक आप सबका साथ एक स्वर में आपकी आवाज़ हमारे आवाज़ के साथ ना हो। मैं सिर्फ इस मन से यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस कांग्रेस को मजबूत करने में न सिर्फ हमारी आपकी भागलपुर की भलाई है, समाज की भलाई है, बल्कि इस कांग्रेस को मजबूत करने से हमारे समाज के साथ साथ देश की भलाई है। आज देश की बात करने का मौका हमको मिला है। इस मंच पर हमको ये आज़ादी है कि हम चाहे जितना देर मर्जी बोलें, भले ही आप लोग भूख से परेशान हो, लेकिन ऐसा मेरा मकसद नहीं है। हम उन बातों को बोलना हर मंच पे चाहते हैं, लेकिन हर मंच पे हमको जल्दी जल्दी बोल के अपने कुछ बातों को सुना के जल्दी जल्दी हटना पड़ता था। लेकिन आज ये मंच ऐसा दिया गया है कि हम आपको बता सकते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि शंभू भैया ने कहा कि हर प्रखंड में इनका स्वागत होगा। आप भले मेरा स्वागत मत कीजिए, आप भले ही हमको जो है वहाँ स्वागत अभिनंदन के लिए मत बुलाइए, लेकिन आप एक आयोजन ऐसा कीजिए जहां आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग इकट्ठा होकर हमारी बातों को सुन सकें। हम उनको वहां तक जाके भी अपना संदेश दे सकें। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का, कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी जी का संदेश दे सकें, हमारे खड़गे साहब का संदेश दे सकें, आदरणीय सोनिया गांधी जी का संदेश दे सकें। आज इस मंच से हम आपसे 1-2 बात और करना चाहते हैं। वो बात है कि कहलगांव में आप लोग सोचते होंगे कि कहलगांव में परवीन लड़ा और बड़ा कम वोट आया। पटना साहिब वाले बोल रहे थे वहाँ बहुत अच्छा वोट आया था। तो वोट का समीकरण अपना होता है, वो समीकरण से वोट पड़ता है। जो हार गया उसको हम भी जीतने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो षड्यंत्र नहीं किए थे कि हमको वो नहीं जीतने देना चाहते थे। तो हमें उनको कैसे जीतने के, उनके जीतने के बारे में कैसे सोच सकते थे। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, ये सिर्फ भागलपुर की बात नहीं है, ये पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण की बात है। इस बात को आपको समझना होगा और आपको सोचना होगा कि जो हथकंडे से राजनीति करते हैं वो अपना घर तो भर सकते हैं, वो भ्रष्टाचार ही बनकर अपने लोगों को तो परोस सकते हैं, लेकिन आपके समाज का, आपके परिवार का भला नहीं कर सकते हैं। आपके लिए उद्योग धंधे का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की उनको फुर्सत नहीं होगी। हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमको जब लड़ने के लिए बोला गया तो पार्टी ने कहा, हमारा बहुत मेहनत लगा और 8 महीने में हमारे उस मेहनत में यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव की माताएं बहनें हैं जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त था। इन लोगों ने मेहनत किया था और इन लोगों ने अपना, अभी कह रहे थे जितेंद्र जी की वो बिक गए, वो बिके नहीं जितेंद्र जी। 3 तलाक का मुद्दा था यूपी में, याद कीजिए आप लोग। क्या तमाम मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दे दिया? क्या ये सच था? ये वैसे ही झूठ था जैसे यहाँ कहा गया कि 10,000 लोग देकर महिलाओं के वोट को खरीद लिया गया, वो वैसा ही झूठ है। वो खरीदा नहीं गया, उसकी आड़ में बेईमानी कर ली गई और उसकी आड़ में बेईमानी करना ही इनका मकसद है। उस कोई न कोई हथकंडा अपनाते हैं और उसकी आड़ में बेईमानी करते हैं। आप याद कीजिए पुलवामा को, जब पुलवामा की घटना हुई तो पूरा देश सड़कों पर था। हमारे भागलपुर में भगत सिंह चौक पर भी लोग इकट्ठे थे मजमा लगा के, तो तिलका मांझी में भी इकट्ठे थे मजमा लगा के, थे कि नहीं थे? सब याद कीजिए। मगर जब इनके पार्टी को लोग जीतने लगे तो जीतने के बाद क्या रोड पर इस तरह से मजमा लगाए थे? लोग हतप्रभ थे, हताश थे, परेशान थे कि ये जीत कैसे गया, ये बेईमान लोग जीत कैसे गया, इसको वोट किसने दिया? मगर वोट एक इंडिविजुअल होता है, अकेले आदमी का वोट होता है। हर आदमी सोचता है कि सामने वाले ने दे दिया होगा, मैंने नहीं दिया,
मैंने गलती कर दी, सब सामने वाला दे दिया, मैंने नहीं दिया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये बेईमान लोग धीरे 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 हमारे देश के नब्ज को पकड़ लिए और देख रहे हैं कि क्रांति का आवाज उठ नहीं रहा है, क्रांति का बिगुल कहीं से फूका नहीं जा रहा है। आज ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बंगाल में है, आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ के सिपाही तक को बदल दिया गया, वहाँ के दरोगा को केवल नहीं बदला गया, वहाँ सिपाही तक को बदल दिया गया, वहाँ सीआरपीएफ बीएसएफ की टुकड़ी इस तरह से लगा दी गई है कि वोट भी हमको लगता है उसी से करवा लेना चाहते हैं सरकार। अगर आप सच्चा और ईमानदार लोग होते, आप अगर काम करने वाले जुझारू लोग होते, अगर आप आम जनता के आवाम के लिए काम करने वाले लोग होते, तो आपको क्या जरूरत होती? आपको जरूरत होती कि इस तरह से दबंगई करके वोट लिया जाए, इस तरह से बेईमानी करके वोट लिया जाए, इस तरह से बहला फुसला के वोट लिया जाए। अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारा काम बोलेगा। जो सरकार काम करेगी जनता के लिए, जनता उसको हाथों हाथ लेगी। नीतीश कुमार जी को हाथों हाथ लिया 20 साल। नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, कहा गया गुजरात मॉडल बन गया। लास्ट एक दो बात और बता देते हैं, ये गुजरात मॉडल क्या था, ये नीतीश कुमार जी क्या थे, आज किस हाल में सरकार है। लोगों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है इस सरकार के पास। याद कीजिए, सुनिए सारे घटनाओं को। हमारे प्रेस मीडिया बंधु हैं यहाँ उपस्थित, आप पूछिए कि सरकार को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ठेकेदारों की क्या हालत है, उनके पैसे बिल निकल रहे हैं क्या? वो नहीं निकल रहे हैं बिल। क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि सरकार कंगाली हालत में है और नीतीश कुमार जी को विवश किया गया है, मजबूर किया गया है कि वो इस्तीफा दें, और नहीं तो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। काश यही काम हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया होता, काश यही काम हमारे मनमोहन सिंह की सरकार ने किया होता, काश यही काम हमारे यूपीए सरकार ने उस समय सोचा होता कि गुजरात को, ये गुजरात मॉडल देश को लूटने वाला मॉडल नहीं बनने देंगे। उस वक्त अगर ये बात सोचा गया होता तो आज नरेंद्र मोदी नहीं होता। ये नीतीश कुमार जी मांगे थे पहली बार 2005 में 6000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़ रुपए दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अगले बार सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने मांगा 8000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए दिया गया। अगली तीसरे साल 10,000 करोड़ का बजट बनाया गया, 14,000 करोड़ रुपया दिया गया था। आप लोग याद कीजिए, इस तरह से उदार हृदय से हम नहीं कहते हैं कि वो पैसा किसी और का था, लेकिन आपके ही पैसे को आज देने में क्यों दर्द हो रहा है इस सरकार को? ये मोदी की सरकार आज आपके ही हक को बिहार में देना नहीं चाहती है और इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री को कंगाली हालत में पहुंचाकर मजबूर और विवश कर दिया है कि वो जो है सत्ता छोड़ें, और नहीं छोड़ेंगे तो पैसा नहीं दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार जी की यह हालत नहीं है कि वो किसी को तनख्वाह दे सकें और दिलवा सकें। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए, समझिए वस्तु स्थिति को, और कांग्रेस के साथ चलने का शपथ लीजिए। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ कांग्रेस से जुड़े नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि लेके आइए भैया, तो हमारे जूली जी जैसे 25 लोगों को लेके आए, उसमें सब लोग जरूरी नहीं है कि कांग्रेस विचारधारा के हों, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि वो इस बातों को सुने, जो यहाँ सुने उसकी सच्चाई को जांचें, परखें, देखें। नहीं तो आज क्या होता है, आपके बेटे पर मुकदमा होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, कोई अनुसंधान होता है, और कोई अमीर आदमी के पर केस होता है, अदानी के बेटे पर तो अमेरिका में भी केस होता है, तो उसका कोई जांच नहीं होता है। जो मोदी जी को कहा जाता है वो करने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे तानाशाह और ऐसे समझौतावादी सरकार से, जो डरी हुई सरकार है, जो गंदे हृदय की सरकार है, ऐसे लोगों के मंचों पर आप देखते होंगे रवन्ना रेड्डी को, ऐसे लोगों के मंचों पर आप देखते होंगे ये जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष रूपा गांगुली जी को कौन बाबा के साथ थी, अशोक बाबा के साथ। ऐसे लोगों से परहेज करने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश के उत्थान के लिए आप आइए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और ये सृजन साथी जो लिखा है, इसकी उपज हम हैं, ये सृजन की उपज हम हैं। कांग्रेस ने ये सृजन कार्यक्रम के तहत हमको यहाँ भागलपुर में लगाया है, तो हम भी आपके गांव आएंगे लेने के लिए मदद, और हम सृजन साथी बनाने आएंगे, आप सबके पास आएंगे, आप सबके बीच आएंगे 50 रुपया मांगने। दीजिएगा ना? दीजिएगा ना 50 रुपया? हाथ उठा के बोलिए, 50 रुपया दीजिएगा ना? और कांग्रेस का साथी बनिएगा ना? तो कांग्रेस का साथी बनाना है
50-50 रुपया कांग्रेस में लगाना है और समाज को उन्नत और प्रगतिशील बनाना है। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी काम है सरकार के, उन पर हम चाहेंगे कि हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से हमारे टीम के तमाम लोग उस पर निगरानी रखें, और निगरानी न रख सकें तो उसको जांच करें। जांच न करने दे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उनके ही इसी सरकार के गुप्त विभाग को दिया जाएगा, गुप्तचर विभाग को, और उनको लोगों को सामने लाया जाएगा, भ्रष्टाचारी लोगों को। हम ऐसे ऐसे काम करें जो समाज के हित में हो, जो किसानों के खादों की कालाबाजारी रुके, जो गैस की कालाबाजारी है वो रुके, जो ये बालू का उठाव है जबरदस्ती का वो रुके। हर चीज पर अंकुश लगाया जा सकता है। विपक्ष से उम्मीद यही होती है कि विपक्ष अपना काम करे। तो हमारा प्रयास होगा, आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम इस दिशा में प्रयास करें जिससे कि जिला कांग्रेस कमेटी भी मजबूत हो और आपका भी समर्थन हमको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय अल्लाह मेरू जी को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय राजेश राम जी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।